नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हाई स्कूल साइंस की परीक्षा में जितने भी आपके केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं उनको लेकर के आया हूं। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु द्वारा दूसरे अणु का विस्थापन कर दिया जाता है, यानी एक अणु के स्थान पर दूसरा अणु आ जाता है और उसको अपने स्थान से अलग कर देता है, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिएगा Zn प्लस H2SO4 ये जिंक है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। देखिए यहां पर क्या हुआ, जिंक द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया गया, हाइड्रोजन विस्थापित हो गई, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु द्वारा दूसरे अणु का विस्थापन कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक प्लस H2SO4 this gives ZnSO4 plus H2O। ZnSO4 जिंक सल्फेट है, H2 हाइड्रोजन गैस है। ये ऊपर की ओर जाता हुआ एरो बताता है कि हाइड्रोजन गैस है। चलिए दूसरा टॉपिक हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन लेंगे, यानी इससे क्या हो जाएगा, बनेगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो यह पर कौन सी हो गई, अपचयन अभिक्रिया हुई। यहाँ पर क्या देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरा आता है पीएच मान किसे कहते हैं। तो देखिए पीएच मान का मतलब हो गया कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही उसका पीएच मान कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, इसका जो सूत्र हो जाएगा पीएच मान का, तो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस में E या फिर 10 H प्लस आयन। H प्लस आयन यानी परिभाषा क्या हुई, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने पर ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक क्या करते हैं, कली चूना यानी CaO प्लस H2O लेते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा या गर्मी निकालेगा। आपने देखा भी होगा चूने को जैसे पानी में डाला जाता है तो बहुत तीव्र मात्रा में गैस और गर्मी निकलती है और गर्म हो जाता चूना। तो देखिए जब अभिक्रिया के पूर्ण होने पर ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और जिस अभिक्रिया को पूरी करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो CaO प्लस H2O दिस गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन विद्यार्थियों के पास बिल्कुल समय नहीं है वो इस वीडियो को देख करके पूरा पेपर पढ़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लगभग मेरे बताए हुए सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखिए अम्ल क्षार लवण में क्या पूछा जाएगा टॉपिक आप लोगों से मैं बता देता हूं। तो अम्ल क्या होते हैं डिस्क्राइब कर देता हूं। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ये जल में वियोजित होते हैं तो H प्लस आयन में टूट जाते हैं, इसलिए अम्ल कहलाते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक। अगर पेपर में आता है क्षार किसे कहते हैं, क्षार अथवा भस्म एक ही चीज है, क्योंकि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, और इनका स्वाद कसैला या तीखा होता है। NH4OH, NaOH और KOH इसके उदाहरण हैं। इसके बाद पेपर में आपके आ सकता है उदासीनीकरण क्या है या उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा,
जब अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया तथा इससे निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा जो है नमक का निर्माण किया जाता है। मैंने क्या बताया, किसी अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, आपस में रिएक्शन कराएंगे तो मैंने क्या बताया, सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, प्लस H2O जल बनेगा, यानी प्लस ऊष्मा निकलेगी, प्लस ऊष्मा निकलेगी। यानी कहने का मतलब जब अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में अगर सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि आए तो भी इसी के माध्यम से लिख सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड को ही खाने का नमक या साधारण नमक कहते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है साधारण नमक का सूत्र बताइए, तो NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा पे बात कर लेते हैं, बनाने की विधि। तो पहली बात, बेकिंग सोडा है क्या? तो बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, पेपर में पूछता अणु सूत्र बताइए, तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब इसका नाम पूछ लेता है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, तो बनाने की विधि क्या है, बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा आपको। मैं बताऊंगा केवल एक विधि, आप उससे दोनों काम चला सकते हैं। यानी मैं खाने का सोडा बताऊंगा, आपका जो है धावन सोडा भी तैयार हो जाएगा। देखिए करते क्या है, जब हम लोग धावन सोडा यानी Na2CO3 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला देते हैं, ये धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसी को खाने का सोडा कहते हैं। यह है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, खाने का सोडा। और ये कौन सा है, धावन सोडा है, धावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर। ठीक है, अब पेपर में बाई चांस आपने तो बेकिंग सोडा याद किया, खाने का सोडा जाए, अब क्रिया को पलट करके लिख दीजिएगा, आगे खाने का सोडा और पीछे पूरी ये रिएक्शन लिख देंगे। आपके दो टॉपिक एक साथ तैयार हो गए। तो ये क्लियर हो गया, इसके यूज खाने के लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और क्या कहते हैं बहुत सारे पेय पदार्थ में, पेप्सी वगैरह बनाने में आदि में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो पीओपी जो है, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो पीओपी हमें प्राप्त हो जाती है। जिप्सम को गर्म करने पे पीओपी प्राप्त हो जाती है। तो पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, जिप्सम का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद उससे पीओपी बनाते हैं। तो बहुत सरल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाएगी। तो जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4.2H2O। ये है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र क्या है, CuSO4.2H2O। अब इसको गर्म करते हैं तो CuSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, यानी यहां पर क्या हुआ, जिप्सम से POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। बहुत सरल प्रक्रिया है। CuSO4.2H2O को हमने गर्म किया तो CuSO4.12H2O प्लस 3/2H2O बना, यानी जिप्सम से हम POP प्राप्त कर लेते हैं। जिप्सम से POP प्राप्त कर लेने की यही प्रक्रिया है कि इसमें क्या होता है, 3/2 भाग जल निकल जाता है और सूखकर टाइट हो जाती है। केमिस्ट्री में आपके एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो भी पीएच वैल्यू का, तो हम उस न्यूमेरिकल को भी करा दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यही न्यूमेरिकल आएगा और बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन इसको हम लोग H+ से दिखाएंगे, कितनी है 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर है। इसका पीएच मान निकालना है, इसकी पीएच वैल्यू बतानी है और इसके बाद बताना है विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा।
ये आपके पेपर में आ सकता है न्यूमेरिकल, बहुत सरल है। देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे pH बराबर लिखिएगा माइनस लॉग बेस में 10H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन जब यहाँ पे रख देंगे और इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू पे पुट करेंगे। तो देखिए आप लोगों को अगर लॉग सॉल्व नहीं करना आता है तो 10 की पावर माइनस 6 लिख करके pH वैल्यू इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा, यानी इसका pH मान 6 होगा। और ये 7 से कम है, तो 7 से कम है तो ये कैसा है, अम्लीय है। 7 से कम होगा तो कैसा होगा, अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय। जल का pH मान कितना होता है, 7, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। हमारे खून का यानी रक्त का pH मान 7.5 होता है, ये क्षारीय होता है। और 7.5 से कभी कभी 8 के बीच में भी हो जाता है, तो ये भी क्षारीय रहेगा। और पेपर में पूछता है खून अम्लीय है या क्षारीय, तो ध्यान रखिएगा खून क्षारीय, इसका pH मान 7.5 लगभग होता है। ठीक है, और ये हमने न्यूमेरिकल आपको बताया, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ 10 की पावर 5 हो, आप आंसर 5 ले आइए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोक्साइड हो, तो उसको 10 की घात -14 से घटाकर ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आपको मैंने जो है पीओटी भी करा दिया। आता है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसे तत्व जिनमें ऊष्मा और ऊर्जा या कहते हैं विद्युत, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनको खींच करके तार बनाए जाते हैं और इनको पीटने पर इनके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, वृद्धि होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, धातुओं को जो है टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुएं कौन कौन सी होती है, जैसे सोना, चांदी, इसके बाद एल्यूमिनियम, अन्य धातुएं हो गई। इसके बाद आता अधातु। अधातु ऐसे पदार्थ या तत्व जिनमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे रबर, प्लास्टिक इसके उदाहरण हो गए। तो इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, इनको आपस में टकराने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इनको पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता, तन्यता का नहीं होता, भंगुरता, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनको जो है खींच करके तार नहीं बनाए जा सकते, इनके क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होती, ये बिल्कुल अधातु के विपरीत होते हैं। फिर पेपर में पूछता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है। तो ध्यान रखिएगा पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है। फिर इसी चैप्टर से एक टॉपिक आ जाता है कि धातु शोधन क्या है। तो धातुओं का शोधन यानी धातु कर्म, मेटलर्जी किसे कहते हैं। तो कम खर्च पर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। जब क्या होता है, बड़े बड़े खानों से खोद करके निकाला जाता है तो इसे धातु कहते हैं। अब इसके बाद पेपर में पूछता है आखिर गालक क्या है। तो देखिए जब धातु में मिली अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ पदार्थ मिलाकर उसे गर्म किया जाता है, तो जो पदार्थ मिलाए जाते हैं जिसके द्वारा ये गलाने के लिए सहायक होते हैं उन्हें ही गालक कहते हैं। और गालक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अम्लीय गालक और नंबर 2 क्षारीय गालक। अम्लीय गालक कौन से होते हैं, जब क्षारीय अशुद्धियां होती हैं तो अम्लीय गालक का उपयोग किया जाता है, जब अम्लीय अशुद्धियां होती हैं तो क्षारीय गालक का उपयोग करते हैं। फिर क्या कहता है, एक टॉपिक और आ सकता है आपके पेपर में, धातु मल यानी स्लैग किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो धातु के साथ अशुद्धियां मिली होती हैं उन्हें ही धातु मल अथवा स्लैग कहते हैं। ठीक, इसके बाद आएगा निस्तापन क्या है। तो निस्तापन में क्या होता है कि अयस्क को उसके कम ताप पर यानी गलनांक के कम ताप पर, जब गलने वाला हो उससे कुछ ताप कम पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा निस्तापन का मतलब अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे बॉक्साइट Al2O3, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो इसका जो जल वाला भाग है वो निकल जाएगा, यानी Al2O3 प्लस H2O यानी 2H2O। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। समय की सीमाएं हैं और हमें पूरा कोर्स भी पूरा करना है। फिर पेपर में आ सकता है फफोलेदार कॉपर अथवा ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब सभी प्रक्रमों से गुजरने के बाद हमारे पास ऐसा कॉपर प्राप्त हो जिसमें 2% अशुद्धियां हों,
ऐसा कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हो उसे ब्लिस्टर अथवा फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिस्टर अथवा फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए 2 प्रक्रमों का यूज किया जाता है, या तो हरे बांस की बल्लियों द्वारा इन्हें चलाया जाता है अथवा विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पेपर में आ जाती है विद्युत अपघटनी विधि। अगर विद्युत अपघटनी आपको विधि पढ़नी है तो हमारे चैनल के लिंक में केमिस्ट्री का एक जो है टॉपिक पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक के अंदर जाइएगा, आपको विद्युत अपघटनी विधि भी मिल जाएगी। भरजान स्थापन प्रगलन ये सारे ब्रीफ में मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाकर के ढूंढिएगा, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मैंने सभी के जो है अलग अलग इंडेक्स बना रखे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे जो आपके पेपर में आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। तो देखिए क्या होता है, जब वसा की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। साबुनीकरण क्या है? यानी वसा और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। काफी सरल रिएक्शन होती है और छोटी भी रिएक्शन है। छोटी रिएक्शन कह नहीं सकते लेकिन है बहुत सरल। देखिए CH2O CO C17 H35, उसके बाद CHO CO C17 H35, फिर CH2O CO C17 H35। ये है क्या? वसा। और इसके बाद हमने 3NaOH ले लिया, 3 भाग NaOH, इसको हम क्षार ले लेते हैं और इसकी आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस जो है 3C17 H35 COONA, इसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। और ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। यानी आपके पेपर में आएगा साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें वसा एवं क्षार आपस में क्रिया करके ग्लिसरॉल तथा साबुन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH2OCO C17 H35 CHOCO C17 H35 CH2OCO C17 H35 प्लस 3NH, दिस गिव्स CH2OH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस C17 H35 COONA, इस तरीके से साबुन बन जाएगा। फिर पेपर में आता है कठोर जल और मृदु जल में अंतर बताइए, अथवा आ सकता है कठोर साबुन मृदु साबुन में अंतर क्या होता है। देखिए कठोर साबुन ऐसा साबुन जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में काष्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और मृदु साबुन में ज्यादा काष्टिक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। मृदु साबुन सुगंधित होते हैं, कठोर साबुन सुगंधित नहीं होते हैं। मृदु साबुन हल्के होते हैं वजन में, कठोर साबुन हल्के नहीं होते। आपके पेपर में यह भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से देखिए जितने नहाने के साबुन हो गए, हाथ धुलने के साबुन हो गए, ये सब मृदु साबुन है। कपड़े धुलने आदि के साबुन जो होते हैं कठोर साबुन होते हैं। नेक्स्ट पेपर में आपके आ सकता है अगला टॉपिक, जिसमें क्या है, एल्केन और एल्काइन में संबंध बताइए या अंतर बताइए। तो देखिए एल्केन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड उपस्थित हो किसी भी यौगिक में तो उसे एल्कीन कहते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा बताया मैंने एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। फिर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है और ये आपका डबल बॉन्ड होता है। इस तरीके से ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद प्रयोगशाला में कभी कभी पूछ लेते हैं जो है एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसका निर्माण प्रक्रिया आप पूछ लेते हैं तो ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। गन्ने के रस को, जौ को अथवा अंगूर को किण्वनीकृत किया जाता है, बाय फर्मेंटेशन के द्वारा इसको जो है प्राप्त किया जाता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम जो है चीनी का सिरा यानी चीनी का सूत्र C12H22O11 प्लस जल मिला करके कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही जैसा सूत्र होता है। फिर इस ग्लूकोज को क्या करते हैं, कुछ उत्प्रेरक मिला करके जाइमेज अथवा इन्वेंट्रेस की उपस्थिति में प्रयोग करते हैं तो C2H5OH प्लस क्या कहते हैं CO2 हमें प्राप्त होता है।
ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। लगभग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके मैंने करवा दिए। पेपर में एक मिसेल टॉपिक और पूछ लिया जाता है। मिसेल क्या है? साबुन के घोल को जब पानी में घोल देते हैं, यानी किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोल देते हैं और उसमें गंदगी लगा हुआ कपड़ा डालते हैं, तो कपड़े पर प्लस और जो है साबुन में ऋणात्मक आपस में मिलकर के प्लस माइनस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके कपड़े को साफ कर देता है और इसी प्रक्रिया को मिसेल निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। तो साथियों, मैंने केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए। उम्मीद है पेपर यहीं से मिलेगा और पेपर देने के बाद आप देख के स्वयं बताएंगे पेपर आया कि नहीं आया। तो आज केमिस्ट्री के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।